सो वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स के सीईटी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। अराउंड 37-38 क्वेश्चंस आए थे। अगर हम 2013 से 2021 तक काउंट करें तो बोल सकते हो कि एवरी ईयर ऑलमोस्ट एक या दो या तीन क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आते ही हैं नीट में। तो लेट अस सॉल्व एवरी क्वेश्चन वन बाय वन स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो हमको दो स्टेटमेंट्स दी गई है ए और बी। हम दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और हमें ये पहचानना है कि कौन से स्टेटमेंट्स कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है अ ज़ीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। हम जानते हैं कि ज़ीनर डायोड की स्पेशलिटी तभी है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, क्योंकि फॉरवर्ड बायस मोड में तो वो किसी भी एक ऑर्डिनरी डायोड की तरह काम करता है। तो ये तो सच्चाई है कि जब भी हमको ज़ीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करना है तो वी मस्ट कनेक्ट द ज़ीनर डायोड इन रिवर्स बायस। तो पहला ऑप्शन तो सही है, पहला स्टेटमेंट ए सही है। फिर बोलते हैं द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3। ये सही नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि हम जानते हैं कि सिलिकॉन के लिए ही पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी होती है 0.7 वोल्ट। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल बैरियर हमेशा 0.3 और 0.1 के बीच में ही होगा। 0.3 जर्मेनियम के लिए होती है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ए तो सही है लेकिन बी सही नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। देखो I have written this, option number 4 correct है, right? That is A is correct but B is incorrect. Statement A is correct but statement B is incorrect, right? चलो और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी नीट 2021 का क्वेश्चन है। The electron concentration in a n-type semiconductor is same as hole concentration in a p-type semiconductor। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n टाइप में है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होल्स के हैं, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है p टाइप में, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट्स इन देम, कंपेयर द करंट्स इन देम। मतलब वो लोग ये जानना चाहते हैं कि पी टाइप में ज़्यादा करंट होगा कि एन टाइप में ज़्यादा करंट होगा। ऑप्शन देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि वो लोग ने पूछा है क्या इक्वल होगा कि किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा। देखते हैं। सी, पहले तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। पहले करंट की फॉर्मूला देखते हैं। करंट की फॉर्मूला होती है NeAVD, राइट। करंट की फॉर्मूला है NeAVD। NeAVD, N मतलब चार्ज कॉन्सेंट्रेशन, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A मतलब एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं और एक बात बता देता हूँ, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम हटाते हैं और कुछ और लिखते हैं। देखो हम जानते हैं मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इंटू ई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, म्यू इंटू ई। और अब मैं इस वी के जगह पे म्यू इंटू ई सब्सटीट्यूट कर दूंगा। मतलब मैं इस वी के जगह पे लिखूंगा म्यू इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ये भी मैं जानता हूँ। एंड एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम अप्लाई हुआ है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो गया। देखो मैंने वी के जगह पे म्यू ही लिख दिया। अब देखो ये जो n है ना, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल था, मतलब ये n कांस्टेंट होगा, दोनों के लिए सेम होगा। E तो कांस्टेंट ही है, A भी, एरिया भी मान लेते हैं, दोनों का सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ करंट डिपेंड्स ओनली अपॉन मोबिलिटी, करंट डिपेंड्स ओनली अपॉन मोबिलिटी। और सबको याद रखना चाहिए कि होल्स आर लेस मोबाइल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू होल्स, क्योंकि म्यू होल्स का ज़्यादा होगा इसलिए होल्स में करंट ज़्यादा होगा। आई मीन होल्स के, सॉरी, क्योंकि म्यू इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होगा इसलिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। मतलब तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मोर मोबाइल एज कंपेयर टू होल्स, इसलिए करंट एन टाइप में ज़्यादा होगा। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू बिकॉज सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं। और हम जानते हैं कि म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ द होल्स, राइट। और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स किस में होते हैं, एन टाइप में, इसलिए करंट इन द एन टाइप विल बी मोर देन करंट इन द पी टाइप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड वाला, करंट, सॉरी थर्ड वाला नहीं, एक मिनट, हाँ, फोर्थ वाला।
करंट इन द एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन द पी टाइप। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो काफ़ी फॉर्मूलाज करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी आ गए इसमें। और आगे बढ़ते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल्स आर ए बी सी, ठीक है। व्हाट वुड बी द आउटपुट, मतलब इनपुट दिया हुआ है, पूछा है व्हाट वुड बी द आउटपुट। तो देखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो देखो मैंने पहले इस सर्किट की मैं सॉल्व कर लूँगा। ये जो डिजिटल सर्किट है पहले मैं इसकी आउटपुट निकाल लेता हूँ, राइट। पहले मैं इसके आउटपुट को निकाल लेता हूँ। देखो अगर ये ए है ना, ये ए, तो ये भी ए होगा, नो डाउट अबाउट इट। ये बी, देखो ये बी वाला इनपुट इसको भी मिला है, फर्स्ट वाले एंड गेट को मिला है और दूसरे वाले नैंड गेट को मिला है, राइट। और उसके बाद में ये जो इनपुट है सी वाला, ये यहाँ पे कनेक्टेड है। अब एंड गेट क्या करेगा, ये एंड गेट है, तो एंड गेट क्या करता है, एंड गेट मल्टीप्लाइज, तो ये दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब अगर ये और ये बी है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ए इंटू बी इज द आउटपुट, ठीक है। और नैंड गेट क्या करेगा, देखो नैंड गेट के इनपुट्स क्या है, बी और सी। तो नैंड गेट अपने इनपुट्स को मल्टीप्लाई तो करेगा, साथ में कॉम्प्लीमेंट भी लेगा, मतलब बी सी इंटू कॉम्प्लीमेंट, बी सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। फिर उसके बाद में ये वाला गेट कौन सा गेट है, और गेट। और गेट क्या करेगा, अपने इनपुट्स को ऐड कर देगा। इसका एक इनपुट क्या है, ए बी, और दूसरा इनपुट क्या है, बी सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या आना चाहिए, योर फाइनल आंसर शुड बी, देखो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखो 0 से लेके T1 तक क्या हो रहा है, देखो 0 से लेके T1 तक, मतलब यहाँ पे देखना है हमको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 से लेके T1 तक, वी विल सी दैट। ये देखो 0 से लेके T1 तक ए की वैल्यू क्या है, ए लो है, लो मतलब 0, ए 0 है, ठीक है। 0 से लेके T1 तक बी की वैल्यू क्या है, देखो बी भी 0 है, राइट। और 0 से लेके T1 तक है ना, सी इनपुट, उसका हाई है वैल्यू 5 है, देखो 5 मतलब हाई। देखो हमारे डिजिटल लैंग्वेज में खाली दो ही इनपुट होते हैं, 1 और 0। तो हाई सिग्नल, हाई वैल्यू मतलब 1 लेंगे और लो वैल्यू मतलब 0 लेंगे। तो 0 से लेके T1 तक ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू भी 0 है, और सी की वैल्यू 1 है। तो ए 0 है, बी 0 है, सी की वैल्यू 1 है। तो वाई कितना होगा, इसमें सब्सटीट्यूट करो, ए को 0 सब्सटीट्यूट करो, बी को 0, तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में सी को 0 डालो और सी को 1 डालो और बी को 0 डालो, 0 इंटू 1 0 होगा और कॉम्प्लीमेंट लेना है, राइट। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। मतलब आउटपुट का आंसर 1 आना चाहिए, वाई का आंसर 1 आना चाहिए। 0 से T1 में 1 आना चाहिए। तो एक सेकेंड ना, तो 1 फर्स्ट ऑप्शन तो आउट हो गया मैच में से। देखो ये तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला आउट हो गया, राइट। सेकंड भी नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड वाला भी 0 से T1 तक 0 है। अब आंसर या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। चेक करते हैं, रुको एक बार और करते हैं, रुको। ये 0 से T1 तक हो गया ना, T1 से T2 तक देखते हैं क्या होता है। सी T1 से T2 तक अगर ध्यान से देखो तो तुमको पता चलेगा, इफ़ यू चेक फ्रॉम T1 टू T2, सो T1 से T2 तक ए की वैल्यू हाई है, मतलब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है। A1 B0 C1, इन सबको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 इंटू 0, ए बी का वैल्यू 0 आ गया और इसका वैल्यू फिर से मेरे ख्याल से 1 ही आया। तो आउटपुट तुम्हारा 1 ही आया बच्चों, वापस एक बार, मतलब दोनों बार हाई आया। देखो अगर तुम T1 से T2 में देखो ना, तो चौथे वाले का आउटपुट नीचे है, देखो डाउन है, 0 है ना। तो चौथा वाला भी आउट हो गया मैच में से। ये फोर्थ वाला भी गया, फर्स्ट वाला तो रॉन्ग ही था, सेकंड वाला भी रॉन्ग था, फोर्थ वाला भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि देखो T1 से T2 के बीच में अगर तुम फोर्थ वाले को देखो तो उसका आंसर तो 0 है, जबकि हमको आंसर 1 आना चाहिए। और ऐसा सिर्फ थर्ड में हो रहा है कि 0 से T1 में भी 1 है और T1 से T2 में भी 1 है, तो हर बार 1, मतलब मेरे ख्याल से इतने से ही हमारा काम हो जाता है। तो हम लोग को आंसर मिल गया था। आंसर इज थर्ड वाला, ये वाला आंसर है, थर्ड ऑप्शन। तो मैं लिख देता हूँ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, क्योंकि दोनों बार आंसर 1 आया ना, तो दोनों बार आंसर 1 किसमें, ऑप्शन 3 में, तो दैट शुड बी द आंसर। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब ट्रांजिस्टर सही से काम करे। तो नीट 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे, जो तीनों हमने कर लिए। नाउ वी मूव ऑन टू नीट 2020। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब ट्रांजिस्टर सही तरीके से काम करे उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पढ़ते हैं,
बेस एमीटर एंड कलेक्टर शुड हैव द सेम साइज। नहीं, हम जानते हैं एमीटर का साइज मॉडरेट होता है, कलेक्टर सबसे बड़ा होता है साइज में और बेस सबसे छोटा होता है, तो ये ऑप्शन तो आउट है। बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर रिवर्स फॉरवर्ड बायस्ड, ये भी गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ट्रांजिस्टर सही तरीके से काम करना चाहिए तो उसके लिए एमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड रखते हैं और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस्ड रखते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। थर्ड वन, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, यस दिस इज करेक्ट, दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, बेस एमीटर एंड कलेक्ट रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशंस, ये भी रॉन्ग है। I will tell you that emitter should be heavily doped, collector should be moderately doped and base should be lightly doped. Okay, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The increase in the width of the depletion region in a PN junction diode is due to, when does the width of the depletion region increase, मतलब डिप्लीशन रीजन की width कब बढ़ती है? रिवर्स बायस में, हाँ रिवर्स बायस में बढ़ती है, हम जानते हैं। ओके, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रॉन्ग है, बिकॉज फॉरवर्ड बायस में विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। इंक्रीज इन द फॉरवर्ड करंट भी फॉरवर्ड बायस जैसा ही हो गया, फॉरवर्ड बायस ओनली, वो भी रॉन्ग हो गया। सो इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज ओनली ड्यूरिंग रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है कि अंडर रिवर्स बायस कंडीशंस द होल्स ऑफ द पी साइड, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों जंक्शन से दूर जाते हैं, राइट। तो दिस इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रूथ टेबल इज, मतलब ये जो लॉजिक सर्किट दिखा है इसका ट्रूथ टेबल हमको चाहिए, तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, 1 सेकेंड। ओके, देखो अगर ये ए है ना तो ये एक नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, तो नॉट गेट का आउटपुट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। और ये B के आगे भी एक नॉट गेट लगा है, तो यहाँ पे भी आउटपुट क्या आएगा इस नॉट गेट का, B कॉम्प्लीमेंट। और ये दोनों किसके इनपुट्स हो गए, एक नॉर गेट, राइट। तो नॉर गेट क्या करता है, ऐड करके कॉम्प्लीमेंट लेता है। इन अदर वर्ड्स तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा, Y इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, ये तो ऐड किया, नॉर गेट है ना, ऐड करके फिर कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट यू नो, A डबल कॉम्प्लीमेंट इंटू B डबल कॉम्प्लीमेंट बाई डी मॉर्गन्स थियरम। इसका आंसर इस तरह से आएगा, राइट। A डबल कॉम्प्लीमेंट इंटू B डबल कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा, अगर तुम A का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लोगे तो तुमको फिर से A ही मिलेगा, B का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लोगे तो सिर्फ B ही मिलेगा, तो A भी आएगा आंसर, एंड विच इज़ नथिंग बट अ नैंड गेट। ये तो नैंड सॉरी आई एम सो सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये एक एंड गेट है। और एंड गेट का आउटपुट तो सभी लोग जानते हैं ना, एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, और एंड गेट का आउटपुट होता है 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है। देखो एक बार अच्छे से चेक भी कर लेंगे, डोंट वरी। 0 0 0 1 1 0 1, हाँ ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, ये तुम्हारा सही आंसर है, बिकॉज इट इज एंड गेट, दिस एंटायर कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग लाइक अ एंड गेट, राइट। तो आउटपुट भी एंड गेट की तरह आएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग इट विद। देखो अगर तुमको सेमीकंडक्टर को एन टाइप बनाना है तो तुम जो इम्प्यूरिटी एलिमेंट डालोगे वो क्या होना चाहिए, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। तो अब जो ऑप्शंस दिए उसमें तो एक ही पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी है, वो है फॉस्फोरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली फॉस्फोरस है, राइट, डायरेक्टली फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस इज अ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। तो ये डालने से तुम्हारा प्योर सेमीकंडक्टर क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट कौन होता है, नैंड गेट। अब बच्चों को मालूम होना चाहिए, जिनको नहीं मालूम है मैं लिख देता हूँ कि देखो गेट्स के क्लासिफिकेशन कैसे हैं। जो हमारा एंड गेट है, और गेट है और नॉट गेट है, एंड और एंड नॉट गेट, इनको हम बोलते हैं बेसिक गेट्स। दे आर कॉल्ड एज बेसिक गेट्स, फंडामेंटल गेट्स, राइट। उसके बाद में आते हैं नैंड एंड नॉर। नैंड एंड नॉर दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स। इसलिए यूनिवर्सल गेट कहा जाता है इनको, बिकॉज इनके कॉम्बिनेशन से हम कोई भी और गेट बना सकते हैं, राइट। तो इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स, यस। नैंड और नॉर को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। और लास्ट में मेरे ख्याल से एक्सऑर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, ये दो गेट है, इनको बोलते हैं स्पेशल गेट्स। तो हर बच्चे को ये 3 गेट्स तो अच्छे से आने चाहिए। ये 3 अलग अलग टाइप के गेट्स, 3 मतलब टोटल 7 हो गए, राइट। सो इनको बोलते हैं स्पेशल गेट्स।
तो अब देखो ऑप्शन में ये पूछा था तुमसे कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है, तो यूनिवर्सल गेट तो एक ही है, नैंड गेट, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। A PNP transistor is connected in common emitter configuration in which the collector voltage drop across the load resistance 800 connected to the collector circuit is 0.8। मतलब ये जो 800 है ना, इसके अक्रॉस मुझे क्या पता है मालूम है, इसके अक्रॉस मुझे ड्रॉप पता है, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता है, राइट। द कलेक्टर करंट इज, ओ माय गॉड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो। ओके, नीट 2020 फेज 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो हमको क्या दिया हुआ है, विल टेल यू। ये जो कलेक्टर है ना, ये जो रेजिस्टर है 800 ओम का, इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और वो दी हुई है 0.8, और मुझे कलेक्टर का करंट ढूंढना है। तो मुझे इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, करंट तो 1 मिनट में आ जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर। Current IC will be equal to voltage across 800 ohm, that is 0.8 divided by 800। अब 0.8 divided by 800 क्या होगा? सॉरी 8000 लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। 0.8 divided by 800 क्या होगा? It will be equal to 10 power minus 3। ये होगा 8 upon 8000 या 1 upon 1000, तो ये होगा 10 power minus 3 एम्पियर, ओके, जो फाइनली लिखा जा सकता है 1 मिली एम्पियर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, और मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये है हमारा आंसर। अब और आगे बढ़ेंगे। द करेक्ट बूलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। चलो देखते हैं बच्चों, देखते हैं, सुनो ध्यान से। हाँ, पहले तो हमारा ए और बी के वैल्यूज़ लिख लेते हैं इनपुट के। ये क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, 0 मतलब क्या होता है वो याद रखना। 0 मतलब स्विच इज क्लोज, 0 मतलब स्विच इज ओपन। जो बच्चे नहीं जानते उनके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो 0 मतलब स्विच इज ओपन, स्विच इज ओपन, ठीक है। और 1 मतलब स्विच इज क्लोज्ड, 1 मतलब स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। तो अगर स्विच ओपन है तो हम बोलेंगे 0, और अगर स्विच क्लोज्ड है तो उसको हम बोलेंगे 1। अच्छा, y के लिए क्या होगा? ये तो a और b के लिए, ठीक है, दिस इज फॉर a एंड b, इनपुट्स a एंड b। और y के लिए देखो, y कहाँ मिल रहा है? आउटपुट इज अक्रॉस द बल्ब। तुमको जो आउटपुट मिल रहा है बल्ब के अक्रॉस मिल रहा है, तो 0 मतलब बल्ब बंद है। अगर बल्ब बंद है तो हम आउटपुट y को क्या लिखेंगे? 0, बल्ब इज ऑफ। और अगर बल्ब ऑन है तो हम 1 लिखेंगे, 1 मतलब बल्ब ऑन। तो ये बच्चों को पता होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो बल्ब अगर बंद है तो 0, अगर बल्ब ऑन है तो 1। सिमिलरली अगर स्विच को ओपन रखा है, मतलब बटन चालू है, बंद नहीं किया हुआ है, राइट, तो स्विच क्या होगा? तो स्विच ओपन है तो 0 लिखेंगे, और अगर क्लोज्ड है तो 1 लिखेंगे। तो चलो लेट अस कंटिन्यू, देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन। देखो 0 0 और एक मिनट, y के लिए भी एक कॉलम बना लेंगे हम लोग, y के लिए भी एक कॉलम बना लेते हैं, y, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, लेट्स सी, कॉन्संट्रेट करना। देखो अगर ये स्विच ओपन है और ये भी स्विच ओपन है, दोनों स्विच ओपन है, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे तुमने वोल्टेज दे रखा 6 वोल्ट, तो करंट है ना सीधा ऐसे फ्लो हो जाएगा, ऐसे सीधा एलईडी में से ग्राउंड में चला जाएगा, मतलब सीधा एक स्ट्रेट लाइन में करंट नीचे चला जाएगा, नीचे। और अगर करंट नीचे चला जाए स्ट्रेट लाइन में, तो ऑफकोर्स क्या होगा? अगर करंट तुम्हारा सीधा ऐसे चला गया तो बल्ब तो ऑन होगा ही, मतलब जब ये 0 है और ये भी 0 है तो बल्ब ऑन होगा। मतलब जब दोनों स्विच को ओपन रखा जाएगा तो करंट तो स्ट्रेट चला जाएगा, तो बल्ब ऑन होगा, मतलब आउटपुट आएगा 1। अगर समझो तुमने इस स्विच को ओपन रखा और इसको क्लोज किया, मतलब बी को तुमने क्लोज किया और ए को क्या रखा? ओपन। इस स्विच को तुमने बंद कर लिया और ए को ओपन रखा। अगर ए ओपन है तो भी करंट ऐसे तो जा नहीं सकता, बिकॉज ये स्विच तो ओपन है ना, क्योंकि करंट इस तरह से नहीं जा सकता, ऐसे जा ही नहीं पाएगा, करंट फिर से सीधा नीचे ही जाएगा। इन अदर वर्ड्स फिर से तुम्हारा बल्ब ऑन होगा, और बल्ब ऑन होगा तो आउटपुट क्या होगा? 1 ही होगा, राइट। अब फिर एक बार एक काम करते हैं, रुको, इन सबको रब कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, तीसरा सिचुएशन देखो, थर्ड सिचुएशन, 1 0 का मतलब क्या होगा? 1 0 का मतलब ये हुआ
कि जो तुम्हारा ऊपर वाला स्विच है ना वो बंद है, इसको मैंने बंद कर लिया लेकिन ये खुला रख दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ से जब करंट जाएगा तो यहाँ से देखो आगे नहीं जा सकता, करंट आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये स्विच तो ओपन है, तो पूरा करंट फिर एक बार ऐसे स्ट्रेट नीचे ही चला जाएगा, ऐसे डायरेक्ट बल्ब के थ्रू चला जाएगा ग्राउंड में, राइट। तो फिर एक बार बल्ब जलेगा ही, तो फिर एक बार आंसर 1 आ गया, ठीक है, फिर से एक बार आंसर 1 आ गया। उसके बाद में और एक बार देखते हैं, रुको। 1-1 का मतलब क्या होता है, 1-1 मतलब ये वाला स्विच भी क्लोज्ड है और ये वाला स्विच भी क्लोज्ड है। अगर तुमने दोनों स्विच को बंद कर दिया, अब क्या होगा, करंट है ना, देखो ऐसे आके ऐसे सीधा ऐसे चला जाएगा, क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ है ना, तो करंट सीधा ऐसे जाके क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा। मतलब करंट बल्ब के अंदर जाएगा ही नहीं, करंट सीधा ये स्विच, ये वायर्स में से चला जाएगा ऐसे, राइट, करंट बल्ब में नहीं जाएगा। इन अदर वर्ड्स बल्ब क्या होगा, बल्ब बंद होगा, और अगर बल्ब बंद है तो उसका आउटपुट क्या होगा, 0, मतलब अब बल्ब बंद है तो 0, तो आउटपुट होगा 1-1-1-0। और ये किसका आउटपुट है बच्चों, ये नैंड गेट का आउटपुट है। दिस इज द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट। नैंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करके उल्टा, तो देख लो ना, 0 × 0 0 उसका उल्टा 1, 0 × 1 0 उसका उल्टा 1, 1 × 0 0 उसका उल्टा 1, और 1 × 1 1 होता है, उसका उल्टा 0। तो ये नैंड गेट का आउटपुट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नैंड गेट। नैंड गेट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सच है, सही है। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। ये तो सच है कि ट्राइवैलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स, बट इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, ये गलत है। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर द डोपेंट, यही सही आंसर है। मतलब पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, और हम लोग जो इम्प्यूरिटी एलिमेंट ऐड करते हैं वो कौन सा इम्प्यूरिटी एलिमेंट होता है, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। चलो ये भी हो गया, इजी था। इन अ पीएन जंक्शन डायोड, चेंज इन द टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग ओके does not affect resistance of the PN junction, affects only forward resistance, affects only reverse resistance, affects the overall VI characteristics of the PN junction diode। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट है, it will affect what, the overall VI characteristics of the PN junction, right। देखो क्या होता है कि अगर तुम गर्म करते हो किसी सेमीकंडक्टर को, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ हीट व्हाट विल हैपन, देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेटेड, क्योंकि गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉन होल्स और बॉन्ड्स बनेंगे, पेयर्स टूटेंगे, राइट, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स बनेंगे, उसके वजह से करंट बढ़ जाएगा और ओवरऑल रेजिस्टेंस डायोड का चेंज हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज ही बदल जाएगी। इन अदर वर्ड्स पूरा VI कैरेक्टर, VI का ग्राफ है ना, चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखना है तुमको। और आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज VI इज 20 वोल्ट। मत चलो ठीक है, तो ये जो इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है ये हमको पता है, ये 20 वोल्ट है। ये दिया हुआ है कि 20 वोल्ट है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे क्या किया हुआ है, ये तो 20 वोल्ट दिया हुआ है, VI इज 20 वोल्ट एंड VBE इज 0, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर इज 0, VCE इज 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IB, IC एंड बीटा। ये तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है बच्चों, ये डायरेक्टली ट्रांजिस्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ट्रांजिस्टर के फॉर्मूलाज यूज़ करो, डायरेक्ट आंसर। देखो हम सब जानते हैं, देखो इसमें पहले कुछ डेटा देख लो। ये जो कलेक्टर के साथ जो बैटरी अटैच्ड है वो 20 वोल्ट है, वो VCC लिखते हैं उसको, राइट, 20 वोल्ट। सिमिलरली VBB, देखो ध्यान से सुनो, अगर तुमने अच्छे से ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा कि जो बेस के साथ बैटरी अटैच्ड होता है ना, ये वाला, इसे कहते हैं VBB, और जो कलेक्टर के साथ बैटरी अटैच्ड होता है उसे कहते हैं VCC। तो VCC 20 वोल्ट है, VBB कितना है, VBB भी 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद में VCE 0 दिया हुआ है, VCE 0। उसके बाद में VBE भी 0 दिया हुआ है, ठीक है, वो भी 0 है। उसके बाद में हमको पूछा क्या गया, हमको पूछा गया IB, IC, बीटा। IB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, IC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। VCC का फॉर्मूला क्या है, VCC इज इक्वल टू या VCE का फॉर्मूला क्या है बच्चे, VCC का याद नहीं रखते, ऐसे याद रखते हैं सारे बच्चे, मोस्टली ऐसे याद रखते हैं फॉर्मूला। VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, बराबर है। VCE तो 0 दिया हुआ है, VCC 20 है,
माइनस आई सी इंटू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द कलेक्टर इज नथिंग बट 4 किलो ओम। 4 किलो ओम मतलब 4 इंटू 10 पावर 3, और मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करोगे तो 5 मिली एम्पियर आंसर आना चाहिए। हाँ बराबर है, आंसर 5 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है, आंसर इज 5 मिली एम्पियर। सिमिलरली VBE का फॉर्मूला क्या है? VBE इज इक्वल टू VBB माइनस IBRB, माइनस IBRB, और वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर भी जीरो है, तो दैट विल बी इक्वल टू VBB कितना है देखो, VBB भी 20 है, माइनस IB पता नहीं, और रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस बेसिस 500 किलो ओम। देखो 500 किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 इंटू 10 पावर 3 या 5 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, वो जो बेस में रेजिस्टेंस है ना वो 500 किलो ओम है। 500 किलो ओम का मतलब क्या होगा, 500 इंटू 10 पावर 3, जो कन्वर्ट करने पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 5। तो मेरे ख्याल से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो IB का आंसर क्या आएगा, रुको एक मिनट, 40 माइक्रो एम्पियर। 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 आएगा, जो हो जाएगा 40 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 40 माइक्रो एम्पियर। अब हम लोग बीटा भी निकाल लेते हैं। बीटा का क्या फॉर्मूला है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला IC अपॉन IB, है ना। IC कितना है 5 मिली एम्पियर, तो मैं इसको 10 पावर माइनस 3 लिख देता हूँ, और ये है 40 इंटू 10 पावर माइनस 5 या 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो नहीं 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 होगा, बराबर है। 40 माइक्रो एम्पियर इज 40 इंटू 10 पावर माइनस 6 या 4 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आंसर 1.25 इंटू 100 125। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जहाँ पे 5 है, 40 है, 5 है और 125 है, राइट। तो मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा आंसर है। दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब काफ़ी ईजी था, और डायरेक्ट फॉर्मूला हर बच्चे याद रखते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा ओके, मैंने सॉल्व भी किया लगता है इसको, चलो जाने दो बच्चे, इसको अब स्किप कर लो, सॉल्व भी किया था मैंने इसको, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटर्न एज। अच्छा चलो देखते हैं, सुनो। हाँ एक मिनट, आउटपुट y पूछा हुआ है ना, चलो आराम से सॉल्व करते हैं इसको। देखो अगर ये A है ना, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये भी A होगा। ठीक है, ये B देखो, ये B नॉट गेट के थ्रू पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली देखो ये A वाला वायर यहाँ से कनेक्टेड है, फिर ये नॉट गेट के थ्रू जाके यहाँ पे पहुँचा, तो ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट, राइट। और ये B वाला वायर तो डायरेक्टली यहाँ पे नीचे कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा B। ये एंड गेट है, तो ये इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगा, एक इनपुट A है, दूसरा इनपुट B कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो जाएगा A इंटू B कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ये भी एक एंड गेट है, तो ये भी मल्टीप्लाई करेगा, ये क्या हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटू B, राइट। और Y क्या होगा, Y विल बी Y, ये देखो ये कौन सा गेट है, OR गेट। एंड व्हाट डज द OR गेट डज, OR गेट सिंपली ऐड करता है, तो Y विल बी इक्वल टू व्हाट, A B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट इंटू B, A B कॉम्प्लीमेंट, ये B आंसर, राइट। अगर जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि ये एक्चुअली क्या है, दिस इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ XOR गेट। ये एक XOR गेट का आउटपुट है, दिस इज द आउटपुट ऑफ XOR गेट, राइट। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में तुमको देखना क्या है, P साइड शुड बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू N साइड। तो अगर तुम पहले डायग्राम को देखो तो देखो ये P साइड है, दिस इज द P साइड एंड दिस इज द N साइड, राइट। तो इफ यू सी दिस डायग्राम, अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो P साइड 0 है और N साइड -2 है। अब 0 -2 से तो पॉजिटिव है, 0 इज पॉजिटिव व्हेन कंपेयर्ड विथ व्हाट, -2 से 0 को कंपेयर करोगे तो 0 तो पॉजिटिव है, मतलब P साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड N साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। ये पहला वाला ही तुम्हारा आंसर है। बाकी देखो ये -4 इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू -3, तो P साइड नेगेटिव हो गया और N साइड पॉजिटिव, तो ये होगा रिवर्स बायस, याद रखना। तो पहला वाला ही आंसर है। चलो ये सब देख लेते हैं, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करता हूँ पूरा। इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज 3 किलो ओम्स। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर कितना दिया हुआ है, 3 किलो ओम। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे
कि आई नो द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज व्हाट 3 किलो ओम, 3 किलो ओम। इफ द करंट गेन इज 100, करंट गेन मतलब बीटा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है 100, ओके, एंड बेस रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम्स, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द बेस इज इक्वल टू व्हाट, बेस का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ द बेस इज गिवन, बेस का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 किलो ओम्स या 2000 ओम्स, राइट। द वोल्टेज एंड द पावर गेन, ओके, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्या पूछा हुआ है, पावर गेन, पावर गेन, ओके, पावर गेन को पावर गेन ही लिख लेते हैं, पावर गेन। तो वी शुड फर्स्ट फाइंड वोल्टेज गेन। देखो वोल्टेज गेन निकालना ज़्यादा ज़रूरी है, पावर गेन तो मिल ही जाएगा, राइट, डोंट वरी अबाउट दैट। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले हम लोग पावर वोल्टेज गेन निकालते हैं। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, राइट। और हमको आउटपुट वोल्टेज दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है, द आउटपुट वोल्टेज इज गिवन एज 3 वोल्ट, द आउटपुट वोल्टेज इज गिवन एज हाउ मच, 3 वोल्ट, ठीक है। बट वी डोंट नो द इनपुट वोल्टेज, हमको इनपुट वोल्टेज पता नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल फाइंड आउट सम वे, कुछ रास्ता निकालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो हमको आउटपुट वोल्टेज पता है, हमको इनपुट वोल्टेज पता नहीं है, बट बीटा पता है, वी नो द वैल्यू ऑफ बीटा एंड वी नो द वैल्यू ऑफ आर बी। चलो लेट अस स्टार्ट। वोल्टेज गेन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय व्हाट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय व्हाट, इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज तो हमको डायरेक्टली पता हुआ है, आउटपुट वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मिनट। हाँ, द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर, करंट गेन, करंट गेन इज नोन, ओके, करंट गेन पता है हमको। देखो व्हाट वी कैन डू, आउटपुट वोल्टेज कैन बी रिटन एज, आउटपुट वोल्टेज कैन बी रिटन एज आउटपुट करंट IC into output resistance RC and input voltage can be written as IB into RB, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो IC अपॉन IB क्या होता है, IC अपॉन IB बीटा होता है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला, जो बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख के आए वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो तुम्हारा आंसर आ गया, ओके। बीटा ऑलरेडी पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा इज 100 एंड RC अपॉन RB, दोनों का यूनिट भी सेम है ना, 3/2, किलो ओम कैंसिल हो जाएंगे, 3/2 तो 1.5, तो ये आंसर तो आ गया 150। तो वोल्टेज गेन आ गया। पावर गेन तो बहुत आसान है निकालना, पावर गेन यू कैन फाइंड लाइक दिस, पावर गेन का फॉर्मूला है वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन इज नथिंग बट पावर गेन। वोल्टेज गेन इज 150 एंड पावर गेन कितना है, पावर गेन 100 है, तो आंसर होगा 15000, 15,000। तो हमारा वोल्टेज गेन है 150 और हमारा पावर गेन है 15,000, और ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, सो नो वरीज, हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है 100 ये देखो ये ऑप्शन है 150 इज द वोल्टेज गेन एंड पावर गेन इज 15,000, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा डायग्राम है, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस डायग्राम। सो लेट अस डू दिस सम। द क्वेश्चन इज द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, ये जो डायग्राम दिया है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, तो चलो देखते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। सो ये देखो ये एक नॉर गेट है, नॉर गेट, और नॉर गेट क्या करता है, नॉर गेट ऐड करके फिर कॉम्प्लीमेंट लेगा, राइट। नॉर गेट ऐड करके कॉम्प्लीमेंट लेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा A प्लस B बार, राइट, ऐड करके कॉम्प्लीमेंट, राइट। और फिर देखो ये इसके इनपुट शॉर्टेड है और ये एक नॉर गेट है। फिर से अगर इनपुट शॉर्टेड होते हैं तो कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। फिर क्या करना होता है मैं बता रहा हूँ, इफ द इनपुट्स आर शॉर्टेड देन द सिचुएशन इज वेरी सिंपल। ये देखो ये क्या होगा ना, अगर इनपुट शॉर्ट किया होगा तो और नैंड या नॉर गेट होगा ना, तो वो क्या करता है, इनपुट को एज इट इज प्रेजेंट करता है, लेकिन क्योंकि ये नैंड या नॉर गेट है ना, तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, फिर से A प्लस B हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये फिर से एक नॉट गेट के पास गया ये इनपुट, और ये नॉट गेट के पास जाएगा, तो नॉट गेट क्या करेगा, A प्लस B बार मतलब ऐड करके कॉम्प्लीमेंट, ऐड करके कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉर गेट,
तो फाइनली ये कॉम्बिनेशन क्या बना, ये बना कॉम्बिनेशन एक नॉर गेट की तरह, नॉर गेट। सो फाइनल आंसर है ये एक नॉर गेट की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर गेट। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखो इसको कैसे किया गया मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखो ये एक नॉट गेट की तरह काम करेगा, राइट, और ये भी एक नॉट गेट की तरह काम करेगा। तो 2 बार नॉट गेट मतलब आउटपुट तुम्हारा वही आएगा जो स्टार्टिंग में था, a प्लस बी बार था ना, तो लास्ट में भी आंसर a प्लस बी बार ही आएगा। a प्लस बी बार मतलब वो एक नॉर गेट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफ़ी ईजी था ये क्वेश्चन। What is the output y in the following circuit when all the 3 inputs a, b, c are first 0 and then 1? मतलब ये सारे इनपुट पहली बार 0 है और बाद में 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा? चलो देखते हैं। अगर ये a और ये b, तो ये तो एक एंड गेट है, तो एंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, राइट। तो ये होगा a इंटू बी, और ये c एज इट इज़ यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद में देखो ये फिर से एक एंड गेट है, ये डायग्राम सही से बना नहीं है बच्चों, लेकिन ये एक नैंड गेट है। देखो आगे एक छोटा सा बबल जैसा दिख रहा होगा, तो ये एक नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करते हैं, नैंड गेट ऐड करके कॉम्प्लीमेंट ले लेगा, राइट। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा आउटपुट y का, y विल बी इक्वल टू ए बी प्लस सी और फिर कॉम्प्लीमेंट, ए बी प्लस सी और कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट सिचुएशन में देखो क्या था, तुम्हारा a कितना था 0, b भी 0, c भी 0, a भी 0, b भी 0, c भी 0। तो y क्या होगा, y विल बी इक्वल टू 0 इंटू 0 प्लस 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये आंसर 1 आएगा, राइट। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। और दूसरी बार a b c सब 1 1 1 है, a भी 1, b भी 1 और c भी 1 है, राइट। तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1, ओके, कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, देखो 1 इंटू 1 1 होगा और 1 प्लस 1 1 होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0, तो आंसर आएगा 1,0 और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ये आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स, द गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द करंट फ्लोइंग थ्रू R1। ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव और ये माइनस है, तो अगर तुम इस डायोड को देखो ना, तो इसका ये वाला एंड प्लस है और ये वाला एंड माइनस है, राइट। तो ये कैसे है, ये रिवर्स बायस्ड है, दिस डायोड इज रिवर्स बायस्ड। ये D1 जो है ये रिवर्स बायस्ड है, तो रिवर्स बायस्ड है तो ये डायोड तो कंडक्ट करेगा ही नहीं, राइट। तो इन अदर वर्ड्स पिक्चर में सिर्फ एक ही डायोड होगा D2 वाला जो काम करेगा। तो D2 का देखो ये वाला एंड प्लस है क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, तो ये वाला P साइड प्लस है और N साइड माइनस है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो सिर्फ यही काम करेगा। इन अदर वर्ड्स अगर बच्चा चाहे तो इस डायग्राम को रीड्रॉ करके कुछ इस तरह से बना सकता है कि ये 10 वोल्ट की एक बैटरी होगी, 10 वोल्ट, ओके, ये 2 ओम्स और फिर बाद में ये डायोड D2 का रेजिस्टेंस 0 है, हम लोग मान लेते हैं आइडियल डायोड है, ओके, तो उसकी रेजिस्टेंस 0 होगी और यहाँ पे 2 ओम्स। क्योंकि देखो अगर आइडियल डायोड नहीं होगा ना, तो लिखा भी आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड रिवर्स बायस में बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता और फॉरवर्ड बायस में उसकी रेजिस्टेंस 0 होती है। तो ये तो एक सिंपल सा सर्किट हो गया 2 और ये 2 और 2 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4। तो हाउ विल यू फाइंड द करंट, करंट विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4, तो ये आंसर आएगा 2.5 एम्पियर, 10/4 2.5 एम्पियर, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, राइट। तो ये भी काफ़ी इजी सम था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर सी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 4 वोल्ट, ठीक है। मतलब क्या बोला हुआ है कि कलेक्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको, द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर कितना दिया हुआ है, देखो रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज गिवन एज 2 किलो ओम्स, 2 किलो ओम्स मतलब 2 × 10⁻³ ओम, और आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है 4 वोल्ट, ठीक है। फिर इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इज इक्वल टू 100 मतलब 10⁻² एंड द बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम, बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो मतलब 1000 ओम या 1 × 10⁻³ ओम, ठीक है। देन द इनपुट वोल्टेज पूछा हुआ है, चलो इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज क्या होता है, इनपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। इनपुट वोल्टेज क्या होता है, इनपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो काफी इजी सम है। देखो पहले मैं IC निकाल लेता हूँ। आउटपुट वोल्टेज V0 विल बी इक्वल टू आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस। अब V0 मुझे दिया हुआ है 4, दैट इज इक्वल टू IC मल्टीप्लाइड बाय RC कितना है 2 × 10⁻³ तो इससे मुझे IC की वैल्यू आ जाएगी। IC कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ तो मुझे IC मिल गया, ठीक है।
अब देखो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, बीटा विल बी इक्वल टू IC अपॉन IB। तो इससे मुझे बेस करंट मिल जाएगा। बेस करंट का फॉर्मूला क्या है, बेस करंट इज इक्वल टू IC अपॉन बीटा, और बीटा 100 है। तो अगर मैंने IC को, जो कि 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 है, अगर इसको मैंने, ये 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 है, अगर मैंने इसको 100 से डिवाइड कर लिया, बीटा से डिवाइड कर लिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में मुझे क्या चाहिए, इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज कैसे मिलेगा, इनपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू इनपुट करंट दैट इज IB मल्टीप्लाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस RB। IB हम जानते हैं, अभी निकाला, 2 इंटू 10 पावर माइनस 5। ठीक है, 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, और RB कितना दिया हुआ है, RB है 1000 इंटू 10 पावर 3। तो ये होगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, जिसे बच्चा चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 या 20 मिली वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 20 मिली वोल्ट। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल। तो ये नीट 2016 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब 15 के क्वेश्चंस देखते हैं, ये भी 16 का है। ओके, लेट्स सी। A NPN transistor is connected in the common emitter configuration in a given amplifier. Okay. A load resistance of 800 ohm. Load resistance मतलब वही जो कलेक्टर के साथ कनेक्टेड होता है, जिसे हम RC भी बुला सकते हैं, राइट। तो RC का वैल्यू होगा कितना, 800 ohm is connected in the collector and the voltage drop across it is 0.8. उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मैं जानता हूँ कितना है, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मुझे पता है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज गिवन दैट इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट। ठीक है। इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, देखो सिंपल सी बात है बच्चों, पहले जैसे ही मुझे वोल्टेज और करंट मिल गया ना अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, मैं क्या करूंगा, करंट IC निकाल लूंगा। करंट IC क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस RC डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये होगा 0.8 डिवाइडेड बाय 800। तो मेरे ख्याल से तो ये आंसर आएगा 8 अपॉन 8000 दैट इज 1 अपॉन 1000, जो हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 एम्पियर या 1 मिली एम्पियर। ठीक है। इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 0.96, मतलब हमको बीटा दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.96। ठीक है। एंड द इनपुट रेजिस्टेंस इज 192 ओम्स, मतलब रेजिस्टेंस इन द बेस इज 192 ओम्स, ये भी हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ है द वोल्टेज गेन एंड द पावर गेन, तो हमको वोल्टेज गेन भी निकालना है और क्या निकालना है, पावर गेन। ये दो क्वांटिटीज हमको निकालनी है, राइट। सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। सबसे पहले देखो वोल्टेज गेन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू व्हाट, आई विल टेल यू। वोल्टेज गेन डायरेक्टली क्या फॉर्मूला है, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन एंड रेजिस्टेंस गेन मतलब क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो बीटा कितना है हमारा 0.96, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है हमारा 800 डिवाइडेड बाय व्हाट, इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 192। तो ये होगा 96, राइट। तो ये होगा 4 होगा, राइट, बिकॉज एक मिनट ना, लेट मी चेक। तो ये होगा 96, हाँ 4 होगा, आंसर करेक्ट है। इसके बाद में हम लोग को और क्या निकालना है, इसके बाद में हम लोग को निकालना है द वैल्यू ऑफ पावर गेन। देखो पावर गेन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, पावर गेन इज इक्वल टू व्हाट, पावर गेन इज इक्वल टू वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन। वोल्टेज गेन दिया हुआ है 4 और करंट गेन कितना दिया हुआ है, करंट गेन बीटा 0.96 दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा 3.84 आएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। और देखो ये फॉरवर्ड बायस है, इसके लेफ्ट साइड में प्लस P साइड इसका पॉजिटिव है, इसका P साइड पॉजिटिव और N साइड नेगेटिव है। तो अगर तुम ध्यान से देखो डायग्राम को, तो इसका P साइड इज पॉजिटिव एंड N साइड इज नेगेटिव, राइट। तो इसका P साइड पॉजिटिव है, N साइड नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस डायोड है, राइट। तो फॉरवर्ड बायस डायोड है तो इट विल ऑफर 0 रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करूँ तो ये +4 में यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद में ये इसकी रेजिस्टेंस 0 होगी, नो रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये 1 किलो ओम है और ये -6 है। 1 किलो मतलब वही 1 × 10³ ओम, और ये -6 है। और मुझे पूछा गया करंट, राइट। तो काफ़ी आसान है, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, 4 - -6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 10 पावर 3।
तो ये आंसर होगा 10 पावर 3, तो ये आंसर होगा 10 इंटू 10 पावर -3 विच विल बी इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर -2 एम्पियर। ये 10 इंटू 10 पावर -3 है, तो ये होगा 10 पावर -2 एम्पियर या 1 मिली एम्पियर, बट ऑप्शन में एम्पियर में ही है तो विल कीप दिस इन एम्पियर ओनली। तो आवर फाइनल आंसर इज दिस इज आवर फाइनल आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To get the output for the following circuit, the correct to get output 1, output should be 1, the correct choice for the input is, हमको आउटपुट 1 आना चाहिए तो इनपुट क्या होना चाहिए, राइट, दैट इज द क्वेश्चन। देखते हैं पहले इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। अगर ये A है, ये B है और ये एक और गेट है, तो ये क्या होगा, ये होगा A प्लस बी और ये C है, राइट, C, और ये एक एंड गेट है तो ये मल्टीप्लाई कर लेगा, तो हमारा आंसर सीधा क्या आएगा, y का, y विल बी इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी इंटू सी, a प्लस बी इंटू सी। अगर हमको आउटपुट 1 चाहिए ना तो c को 1 होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर c 0 हो गया ना तो y 0 ही होगा, पक्का है। तो c को 1 होना चाहिए और c 1 एक ही ऑप्शन में है। ओके, देखो अगर आउटपुट 1 चाहिए तो हमको c को 1 होना ही पड़ेगा, c को भी 1 होना पड़ेगा और a प्लस बी को भी 1 होना पड़ेगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 1 है, राइट। तो अगर ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो यू विल गेट द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the input signal given to a common emitter amplifier has a voltage gain of 150, voltage gain 150 है, voltage gain 150 मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज 150 है। Vi is 2, इक्वेशन दिया हुआ है, द करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल विल बी, सिंपल है। अब इसमें एक छोटी सी लॉजिक है जो तुमको याद रखना है कि अगर इनपुट सिग्नल ऐसा होगा ना, ऐसा इनपुट सिग्नल ऐसा होता है फॉर एग्जांपल, तो एम्पलीफायर का आउटपुट सिग्नल है ना, इसका रिवर्ट होता है, ऐसे होता है, उल्टा होता है। ऑफकोर्स बड़ा होता है सिग्नल, मैग्नीफाई होता है, एम्पलीफाई होता है, बट 180 डिग्रीज का फेज डिफरेंस होता है। तो होगा क्या, देखो पहले तो मैं आउटपुट वोल्टेज निकाल लेता हूँ। वोल्टेज गेन इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू अपॉन इनपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू। वोल्टेज गेन कितना है, वोल्टेज गेन है 150, दैट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू अपॉन इनपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू। अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 है ना, ये है ना पीक वैल्यू, ये 2 पीक वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से आउटपुट वोल्टेज का आंसर आएगा 300, ये पीक वैल्यू आउटपुट वोल्टेज का, राइट। तो अब इक्वेशन कैसे लिखोगे आउटपुट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ना, तो वी नॉट मतलब 300 पीक वैल्यू इंटू, देखो ये कॉस था तो ये भी कॉस में ही लिखेंगे, कॉस ऑफ 15t प्लस पाई बाई 3, जैसे इनपुट था वैसे ही आउटपुट लिखेंगे, प्लस पाई ऐड करना पड़ेगा। अब ये प्लस पाई क्यों ऐड करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई का फेज डिफरेंस है, इनपुट और आउटपुट इन्वर्टेड है तो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन द टू। पाई प्लस पाई बाई 3 विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई 3, राइट। तो तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए, v इज इक्वल टू 300 cos 15t प्लस पाई बाई 3 को अगर ऐड किया जाए तो आंसर आएगा 4 पाई बाई 3, करेक्ट है। पाई प्लस पाई बाई 3 इज 4 पाई बाई 3, तो मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If in a PN junction a square input signal of 10 volt is applied as shown, तो क्या होगा, ठीक है, as shown तो क्या होगा, देखो इसमें स्क्वायर इनपुट सिग्नल को बहुत आसान है समझना। देखो इसको ना तुम पॉजिटिव हाफ साइकिल मान सकते हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इस पार्ट को ना तुम नेगेटिव हाफ साइकिल मान सकते हो। देखो ऐसे, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। देखो तुम्हारा डायोड ऐसे है, राइट। तो जब पॉजिटिव वाला हाफ साइकिल चलेगा तो ये प्लस होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ऐसा है ना डायग्राम तुम्हारा, देखो ये ऐसे, यहाँ पे तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस है। तो अगर ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो यू विल गेट द आउटपुट, तुमको आउटपुट मिलेगा, राइट, आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट का। लेकिन जब नेगेटिव, ये 5 है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 है, 5, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगा मतलब माइनस हाफ वाला, तो व्हाट विल हैपन इज कि ये वाला एंड माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो डायोड विल बी रिवर्स बायस, तो डायोड विल नॉट कंडक्ट। तो तुम्हारा आउटपुट कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा आउटपुट, तुम्हारा आउटपुट ऐसा होना चाहिए,
5 वोल्ट का सिग्नल, फिर कुछ नहीं आएगा, फिर से 5 वोल्ट का सिग्नल, फिर कुछ नहीं आएगा। मतलब जैसे याद है हाफ वेव रेक्टिफायर का तुमने पढ़ा था, उस तरह से कुछ होगा। तो ये इसको तुम पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसा मान लेना और इसको नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे मान लेना। तो एक बार डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, एक बार रिवर्स बायस्ड होगा। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आएगा और मेरे ख्याल से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डायग्राम देख के तो ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने सिर्फ एक ही वेव बनाया, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In the given figure, a diode D is connected to an external resistance R equal to 100 ohm. ये 100 ohm है, ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, 100 ohm है, right? And an EMF of 3.5 volt, ठीक है। If the barrier potential across the diode is 0.5, मतलब इसके across barrier potential 0.5 है। In other words क्या होगा, देखो ये जो तुमने 3.5 दिया है ना, उसमें से 0.5 तो डायोड के अक्रॉस वेस्ट हो जाएगा, राइट। मतलब ये सिचुएशन को विजुअलाइज करना, ये तुम्हारा डायोड है ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा डायोड है और डायोड के अक्रॉस तुमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस चला गया, वेस्ट हो गया 0.5। तो इसको चालू करने में चला गया 0.5 वोल्ट। तो टोटल तुमने कितना अप्लाई किया था, टोटल तुमने अप्लाई किया था 3.5। द टोटल वोल्टेज विच यू अप्लाइड वाज इक्वल टू व्हाट, 3.5। और वो 3.5 वोल्ट में 0.5 तो डायोड के अक्रॉस वेस्ट हो गया। सो 3.5 में से 0.5 तो वेस्ट हो गया। तो हाउ मच वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस योर रेजिस्टेंस, ये 100 ओम को कितना वोल्टेज मिलेगा। 3.5 में 0.5 तो डायोड को चालू करने में ही चला गया। तो यहाँ पे तुमको सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, 3 वोल्ट। यू विल गेट ओनली हाउ मच, यू विल गेट 3 वोल्ट। अब क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। तो करंट तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। देखो इसमें जो करंट होगा वही सब जगह फ्लो होगा। तो करंट इन द रेजिस्टर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर जो 3 वोल्ट है डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस जो कि 100 है। तो 3/100 इज नथिंग बट 30/1000, बराबर है। और 30/1000 मतलब 30 × 10⁻³ जो हो जाएगा 30 मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 30 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स। ओके, देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से ये नॉट गेट है तो ये A बार हो जाएगा। ये भी एक नॉट गेट है तो B इससे क्रॉस होके B बार हो जाएगा। और ये क्या है, ये एक नॉर गेट है, नॉर। तो व्हाट इज द आउटपुट Y, द आउटपुट Y विल बी इक्वल टू व्हाट, A बार प्लस B बार और फिर कॉम्प्लीमेंट ऐड करके कॉम्प्लीमेंट, विच बाय डी मॉर्गन्स थियरम, ये डी मॉर्गन्स थियरम यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A डबल कॉम्प्लीमेंट इंटू B डबल कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा A इंटू B। जिसको डी मॉर्गन्स थियरम नहीं आती है बता देता हूँ। डी मॉर्गन्स थियरम ये कहता है कि A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट और A डॉट B कॉम्प्लीमेंट A इंटू B कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। इसी को डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं, राइट। बस सिंपल सी बात है, इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो A डबल कॉम्प्लीमेंट इंटू B डबल कॉम्प्लीमेंट इज AB और AB मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो ये मल्टीप्लीकेशन का काम कौन करता है, एंड गेट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंड गेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ PN जंक्शन डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। यस, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के बैरियर पोटेंशियल अलग अलग होता है। जैसे सिलिकॉन में 0.7 होता है, जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट होता है। अमाउंट ऑफ डोपिंग, यस, अगर डोपिंग बहुत ज़्यादा होगा तो भी बैरियर पोटेंशियल की विड्थ कम होगी। टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है, तो सबसे फर्क पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ABC। ओके, सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A given graph gives VI characteristic for a semiconductor device. Which of the following statement is correct? कि it is VI characteristic for a solar cell where point A represents open circuit voltage and B represents short circuit current. सही है, यही है। अगर तुमने सोलर सेल पढ़ा होगा तो तुम जानते हो कि इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज A को, और ये देखो ये जो करंट वाले एक्सिस पे ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, राइट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं पढ़ने को। एक मिनट, हाँ। A एंड B रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड करंट रिस्पेक्टिवली। नहीं, एक ओपन सर्किट वोल्टेज है और एक शॉर्ट सर्किट करंट है, तो ऑप्शन A इज राइट। ओके, फोटो डायोड और LED तो है ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा सोलर सेल का डायग्राम है। सो इट इज अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या सही है। अब इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लो। ये इलेक्ट्रॉन आर
इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड, अच्छा ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन है, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, ये है। देखो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स है, ये तो सच है, तो होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स है, तो सही आंसर है होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। ठीक है, अच्छी क्वेश्चन है। द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर इज, अब ये ए है, ये बी है, ये नैंड है, तो नैंड क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये तो देखो इनपुट को शॉर्ट किया जाएगा और आगे बबल है, तो ये एक नॉट गेट का काम करेगा। नॉट गेट का काम मतलब ये डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेगा, तो ए प्लस बी का डबल, ये एक मिनट, हाँ, ये ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो गया और फिर ये ए प्लस बी हो जाएगा, राइट है, ए प्लस बी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा ए प्लस बी, देखने दो एक मिनट। ए प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, वन से, अच्छा सॉरी बच्चों, सॉरी गड़बड़ हो गया, रुको एक मिनट। ये नैंड गेट है ना, नैंड गेट क्या करते हैं, नैंड गेट मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट लेता है ना, नैंड गेट मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट लेगा, तो ये होगा a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा उसका डबल कॉम्प्लीमेंट, राइट, डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बी हो जाएगा सीधा, राइट ना, ये शॉर्टेड है इनपुट्स, तो ये एक नॉट गेट का काम करेगा, और आगे बबल है तो नॉट गेट, तो डबल कॉम्प्लीमेंट ए बी मतलब ये आंसर, ओके, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सो शायद ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, यस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट। इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हैविंग अ वोल्टेज गेन G, तो वोल्टेज गेन G है, द ट्रांजिस्टर यूज्ड एज अ ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ 0.03 mho। अब ट्रांस कंडक्टेंस होता क्या है बच्चों, मैं तुमको वो बताता हूँ पहले। ट्रांस कंडक्टेंस, पहले तो देखो ध्यान से सुनना, कंडक्टेंस है तो वोल्टेज अपॉन करंट नहीं होगा, करंट अपॉन वोल्टेज, ओके। ट्रांस कंडक्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, करंट अपॉन वोल्टेज, क्योंकि कंडक्टेंस है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, कंडक्टेंस क्या होता है, करंट अपॉन वोल्टेज। लेकिन एक मिनट, ट्रांस कंडक्टेंस मतलब आउटपुट वाला करंट अपॉन इनपुट वाला वोल्टेज, आउटपुट वाला करंट अपॉन इनपुट वाला वोल्टेज, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है, याद रखना। तो आउटपुट वाला करंट अपॉन इनपुट वाला वोल्टेज, उल्टा जनरली हम लोग क्या होता है, देखो वोल्टेज गेन बोलेंगे तो क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, करंट गेन बोलेंगे तो क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। लेकिन ये ट्रांस कंडक्टेंस मतलब, कंडक्टेंस मतलब करंट अपॉन रेजिस्टेंस, लेकिन कौन सा वाला करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, कलेक्टर करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो ये हमको दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है कि केस 1 में हमारे पास वोल्टेज गेन कितना दिया हुआ है, G दिया हुआ है, और ट्रांस कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है बच्चों, ट्रांस कंडक्टेंस दिया हुआ है 0.03 mho, है ना, mho, और करंट गेन भी दिया हुआ है बीटा कितना दिया हुआ है 25। फिर क्या बोलते हैं, इफ द अबव ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड विथ अनदर वन विथ ट्रांस कंडक्टेंस 0.02 mho, मतलब हमने क्या किया, एक नया ट्रांजिस्टर ले आए हम, और उसकी ट्रांस कंडक्टेंस कितनी है 0.02 mho, ठीक है, और उसकी वोल्टेज गेन कितनी होगी, यही क्वेश्चन है, उसकी वोल्टेज गेन कितनी होगी, और उसकी बीटा दी हुई है 20। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो पहले तो हम लोग वोल्टेज गेन का फॉर्मूला लिखते हैं। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज मतलब IC RC, आउटपुट वोल्टेज मतलब IC RC डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। अब ध्यान से सुनना, ये हो गया क्या, ये हो गया ट्रांस कंडक्टेंस, राइट, ये हो गया ट्रांस कंडक्टेंस, तो तुम्हारा आंसर होगा AV इज इक्वल टू GM इंटू RC। अब ध्यान से सुनना, ट्रांजिस्टर चेंज हुआ सिर्फ, ना कि RC चेंज हुआ, RC चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंज किया गया, ट्रांजिस्टर चेंज हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ कि AV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GM, AV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GM। तो लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लिखा जा सकता है AV डैश अपॉन AV विल बी इक्वल टू व्हाट, GM डैश अपॉन GM, राइट। तो AV डैश अपॉन AV कितना है, AV का वैल्यू है कैपिटल G, दैट विल बी इक्वल टू GM डैश कितना है 0.02 डिवाइडेड बाय 0.03। तो मेरे ख्याल से AV डैश का आंसर होगा 2/3, G इधर चला जाएगा, राइट, ये आंसर आएगा। तो ये आंसर मतलब ये वाला आंसर, राइट, दिस इज द आंसर 2/3 G।
राइट। सो दैट्स ऑल, एंड हमने 2021 से लेके 2013 के सारे क्वेश्चंस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।